Hello everyone, welcome to our YouTube channel A Vision for Government Job. दिस इज रंजन। तो आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे जनरल अवेयरनेस फॉर योर अपकमिंग SBI PO एंड क्लर्क एग्जामिनेशन। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज बैंकिंग हिस्ट्री इन इंडिया। तो ये जो टॉपिक है आपके बैंक एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, उसी के साथ साथ अगर देखा जाए जो अपकमिंग रेलवे RRB NTPC GROUP-D या SSC CHSL या जितना भी स्टेट लेवल जो एग्जाम्स होते हैं उनमें भी यहाँ पे इन टॉपिक्स के ऊपर बेस करके क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये बहुत ही मतलब रिसेंट ट्रेंड है, जितना भी ये रेलवे का एग्जाम जैसे कि GROUP-D ले लो आप, जितना भी यहाँ पे स्टेट लेवल एग्जामिनेशन जैसे कि वेस्ट बंगाल PSC, देखा गया है रिसेंट डेज कि इन टॉपिक्स के ऊपर एक दो क्वेश्चंस पूछा गया है। तो क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा गया है ये लेके भी डिस्कस करेंगे इस टॉपिक इस सेशन के अंदर। उसी के साथ साथ ये भी देखेंगे कि इन टॉपिक के ऊपर बेस करके क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। तो एंड तक बना रहिए वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक बटन को प्रेस कीजिए एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल दैट इज एविजन इंस्टीट्यूट। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक दैट इज हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। ठीक है, तो इंडिया में अगर बैंकिंग हिस्ट्री अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि इंडिया के लिए कुछ अलग है, अदर कंट्री के लिए कुछ अलग है। हिस्ट्री को जब आप एज अ सब्जेक्ट पढ़ोगे तो देखना अमेरिकन हिस्ट्री अलग होते हैं, अफ्रीकन हिस्ट्री अलग होता है, इंडियन हिस्ट्री अलग होता है, बट इन बैंकिंग दैट इज वेरी कॉमन। ठीक है, तो इंडिया में अगर बैंकिंग हिस्ट्री अगर देखा जाए तो दैट कंसिस्ट ऑफ 3 phases. That is phase 1, that is early phase starting from 1770 to 1949. After 1949 to 1991 that is a mid phase or banking sector reform phase. And third जो phase है that is न्यू फेज ऑफ बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म, मतलब आफ्टर 1991 से लेके टिल डेट ये जो फेज चल रहा है दैट इज न्यू फेज ऑफ बैंकिंग हिस्ट्री। ठीक है, तो इंडिया में ये जो बैंकिंग का कॉन्सेप्ट है अगर देखा जाए तो कौन लाया, ये ब्रिटिश लोगों ने लाया, ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इन लोगों ने ही लाया। तो ये जो टॉपिक है इससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट बैंक एस्टैब्लिश इन इंडिया। आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट बैंक एस्टैब्लिश इन इंडिया, आंसर विल बी बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान इंडिया का फर्स्ट बैंक है जो कि एस्टैब्लिश हुआ इन द ईयर 1770। ठीक है, तो 1770 में यहां पे एस्टैब्लिश किया गया था बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो कि यहां पे इंडिया का फर्स्ट बैंक है। आप यहां पे फोकस कीजिए, अगर इंडिया में बैंकिंग हिस्ट्री देखा जाए एज आई टोल्ड बिफोर कि दैट कंसिस्ट ऑफ 3 phases, दैट इज फेज 1 दैट इज अर्ली फेज। ठीक, अर्ली फेज स्टार्टिंग फ्रॉम 1770 और 1786 टू 1949। तो आपके मन में यह क्वेश्चन आ सकता है कि यहां पे मैंने जो साल दिया है, यहां पे जो मैंने साल दिया है 1770 और 1786 टू 1949, 2 साल क्यों दिया गया है। ठीक है, आपके मन में यह क्वेश्चन आ ही सकता है कि क्या हम कंसीडर करेंगे 1770 टू 1949 या 1786 से 1949 तक कंसीडर करेंगे अर्ली फेज। ठीक है, तो देखो यहां पे मैंने 2 साल इसीलिए मेंशन किया है क्योंकि बुक वाइज ये वेरी करते हैं। कुछ बुक्स ऐसे होते हैं जहां पे दिखाया जाता है कि 1786 टू 1949 दैट इज अर्ली फेज, और कुछ बुक्स ऐसे होते हैं जहां पे दिखाया जाता है कि 1770 टू 1949 दैट इज अर्ली फेज। तो यहां पे कंफ्यूजन अराइज होते हैं, तो हम कौन सा कंसीडर करें 1770 और 1786। तो मेरा जो मानना है यहां पे हम लोग यहां पे कंसीडर करेंगे 1770, क्योंकि कुछ देर पहले हमने यहां पे डिस्कस किया कि इंडिया में फर्स्ट बैंक कौन सा था, दैट इज बैंक ऑफ हिंदुस्तान, और उसी से बैंकिंग का इंट्रोडक्शन इंडिया में हुआ है। तो हम लोग कंसीडर करेंगे 1770 टू 1949 दैट इज अ अर्ली फेज। ठीक है, तो अब कुछ ऑथर ऐसे होते हैं अपने बुक्स में दिखाते हैं 1786 से। क्यों ऐसा दिखाते हैं, क्योंकि 1786 में भी एक बैंक एस्टैब्लिश हुआ था जिसका नाम है जनरल बैंक ऑफ इंडिया। अब अर्ली फेज के अंदर अगर बैंकिंग सिस्टम देखा जाए इंडिया के अंदर तो दे आर नॉट एट ऑल स्टेबल। बैंकिंग सिस्टम एकदम ही स्टेबल नहीं था, बैंक्स आता था कोलैप्स कर जाता था। ठीक है, तो यहां पे 1786 में जो ये बैंक आया था जनरल बैंक ऑफ इंडिया, ये थोड़ा बहुत स्टेबल बैंक था। तो इसीलिए हो सके कि कुछ ऑथर 1786 से दिखाते हैं अर्ली फेज, बट हम लोग कंसीडर करेंगे 1770, क्योंकि 1786 इज नॉट करेक्ट, क्योंकि इंडिया में अगर फर्स्ट बैंक देखा जाए तो दैट इज बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो कितना क्या स्टेबल था या अनस्टेबल था ये लेके बात नहीं है। बैंकिंग का इंट्रोडक्शन हुआ इन द ईयर 1770 बाय द
बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो हम लोग कंसीडर करेंगे 1770 टू 1949, दैट इज अ अर्ली फेज इन बैंकिंग हिस्ट्री। अब देखो यहाँ पे अर्ली फेज के अंदर अगर देखा जाए तो देयर आर सेवरल बैंक्स, दोज आर एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारा बैंक तो एस्टैब्लिश हुआ, तो हर एक बैंक का क्या है यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट ईयर आपको याद रखना पड़ेगा, तो दैट इज वेरी हेक्टिक। ये पॉसिबल नहीं है कि हर एक बैंक का यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट ईयर जो है आप याद रखो, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखा जाए वो भी उतना फायदेमंद नहीं है। तो हम उन बैंक के ऊपर फोकस करेंगे जो अर्ली फेज के अंदर भी थोड़ा बहुत स्टेबल बैंक था, जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था अर्ली फेज के अंदर, तो उन्हीं बैंक का यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट ईयर हम याद रखने की कोशिश करेंगे, याद रखेंगे, तो उन्हीं बैंक को लेके ही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट बोर्ड पे अगर आप फोकस करते हो तो यहाँ पे जो स्लाइड दिया गया है कि इंपॉर्टेंट बैंक्स इन द अर्ली फेज, तो अर्ली फेज के अंदर अगर इंपॉर्टेंट बैंक्स देखा जाए तो दैट इज इन द ईयर 1806। 1806 यहाँ पे एक बैंक एस्टैब्लिश हुआ जिसका नाम है बैंक ऑफ बंगाल, ठीक है। 1806 में जब ये बैंक एस्टैब्लिश हुआ था उसका नाम बेसिकली था बैंक ऑफ कलकत्ता। बैंक ऑफ कलकत्ता नाम से एस्टैब्लिश हुआ। 2 जून इन द ईयर 1806 द नेम वाज चेंज और इसका नाम दिया गया बैंक ऑफ बंगाल। तो बैंक ऑफ कलकत्ता से बैंक ऑफ बंगाल बना इन द ईयर 1809, मगर यहाँ पे 1806 में यहाँ पे ये बैंक एस्टैब्लिश हुआ एज अ बैंक ऑफ कलकत्ता, ठीक है। और ये जो बैंक है ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही एस्टैब्लिश किया था, ठीक है। अगर नेक्स्ट देखा जाए इंपॉर्टेंट बैंक इन द ईयर 1840, दैट इज बैंक ऑफ मैड्रास, मैड्रास प्रेसिडेंसी के अंदर बैंक ऑफ मैड्रास। इन द ईयर 1843 एस्टैब्लिश हुआ, इन द ईयर 1843 एस्टैब्लिश हुआ बैंक ऑफ मैड्रास। इन द ईयर 1840 एस्टैब्लिश हुआ था बैंक ऑफ बॉम्बे, ठीक है। तो ये जो तीन बैंक है, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मैड्रास, इन तीन बैंक को बेसिकली बोला जाता था प्रेसिडेंसी बैंक, ठीक है। इन तीन बैंक को बोला जाता था प्रेसिडेंसी बैंक, जो कि यहाँ पे अर्ली फेज के अंदर एक इंपॉर्टेंट बैंक है। नेक्स्ट अगर इंपॉर्टेंट बैंक अगर देखा जाए तो इन द ईयर 1865, इन द ईयर 1865 यहाँ पे एस्टैब्लिश हुआ इलाहाबाद बैंक, ठीक है। इलाहाबाद बैंक एस्टैब्लिश हुआ। देखो अर्ली फेज के अंदर जितना भी बैंक एस्टैब्लिश हुआ तो उनमें यहाँ पे ज्यादातर जो शेयर होल्डर्स थे दे आर द यूरोपियन शेयर होल्डर्स, ठीक है। यूरोपियन शेयर होल्डर्स यहाँ पे ज्यादा थे, ठीक है। और बैंक्स आर लार्जली लोकलाइज्ड, ज्यादातर बैंक जो है अर्बन एरिया में हुआ करता था, जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है, जहां पे इंडस्ट्री ज्यादा है, उन एरिया में ही ज्यादातर प्रेजेंट रहता था। तो दे आर लार्जली लोकलाइज्ड। और इंडिया में ये जो बैंकिंग सिस्टम है ये स्ट्रगल कर रहा था, ठीक है। लोगों का ट्रस्ट नहीं था इन बैंकिंग सेक्टर के ऊपर, ठीक है। बैंक आता था कोलैप्स कर जाता था, बैंक जब कोलैप्स कर जाता था लोगों को ठीक ठाक पैसा भी नहीं मिलता था, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर के ऊपर ट्रस्ट कम था, तो बैंक में डिपॉजिट ग्रोथ भी कम था, ठीक है। तो एज यू नो कि बैंक के लिए उसका डिपॉजिट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जो बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं आगे जाके बैंक उन्हीं पैसा को क्या करते हैं, एज अ लोन सर्कुलेट करते हैं और रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे अर्ली फेज के अंदर अगर देखा जाए कि बैंकिंग स्ट्रक्चर मतलब बैंकिंग सिस्टम जो है वो तो स्ट्रगल कर रहा था, मगर जो बैंक्स लेके यहाँ पे बात कर रहे हैं ये थोड़ा बहुत स्टेबल बैंक था अर्ली फेज के अंदर। तो यहाँ पे 1865 एस्टैब्लिश हुआ इलाहाबाद बैंक। अगर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बैंक देखा जाए दैट इज इन द ईयर 1894 पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक वाज एस्टैब्लिश्ड। तो यहाँ पे एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो प्लीज नोट डाउन कि इट इज द फर्स्ट इंडियन बैंक और इट वाज द फर्स्ट बैंक प्योरली मैनेज्ड बाय इंडियंस। तो ये जो चीज है, मतलब ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कुछ दिन पहले ही, वेस्ट बंगाल पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन फूड इंस्पेक्टर का एक एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हिच वाज द फर्स्ट इंडियन बैंक एस्टैब्लिश इन इंडिया, ठीक है, व्हिच वाज द फर्स्ट इंडियन बैंक, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक। तो क्वेश्चन मतलब ऐसा भी आपको पूछा जा सकता है कि व्हिच वाज द फर्स्ट बैंक फुल्ली मैनेज बाय इंडियंस, तो उसका भी आंसर क्या होगा यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक। फर्स्ट बैंक पूछा गया तो आंसर होगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अगर बोला गया कि फर्स्ट इंडियन बैंक तब होगा यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक, जो कि 1894 में एस्टैब्लिश हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो कुछ था इंपॉर्टेंट बैंक। नेक्स्ट अगर देखा जाए इन द ईयर 1906 से लेकर 1913 1906 से लेकर 1913
इस टाइम फेज के अंदर अगर देखा जाए तो 7 इंपॉर्टेंट बैंक जो है एस्टैब्लिश हुआ जो आज के दिन में भी प्रेजेंट है, जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश ऑन 7 सितंबर 1906। नेक्स्ट अगर देखा जाए यहाँ पे कनाडा बैंक जो कि एस्टैब्लिश हुआ 1 जुलाई 1906, कोऑपरेशन बैंक 12 मार्च 1906, नेक्स्ट इंडियन बैंक 15 अगस्त 1907, बैंक ऑफ बड़ौदा 20 जुलाई 1908, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 21 दिसंबर 1911, ठीक है, और बैंक ऑफ मैसूर इन द ईयर 1913। तो यहाँ पे ये जो 7 बैंक है ये एस्टैब्लिश हुआ इन बिटवीन 1906 से लेके 1913 तक, मतलब बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, कनाडा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ मैसूर। तो ये जो 7 बैंक है ये एस्टैब्लिश हुआ अर्ली फेज के अंदर ही इन बिटवीन 1906 से लेके 1913 में, 1913 के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अगर देखा जाए अर्ली फेज के अंदर इन द ईयर 1921 में ये जो 3 बैंक एस्टैब्लिश हुआ था अर्ली फेज के अंदर, जिनको हम यहाँ पे बोल रहे हैं प्रेसिडेंसी बैंक, जैसे कि बैंक ऑफ बंगाल जो कि एस्टैब्लिश हुआ इन द ईयर 1806, बैंक ऑफ बॉम्बे एस्टैब्लिश हुआ था 1840, एंड बैंक ऑफ मद्रास जो कि एस्टैब्लिश हुआ था इन द ईयर 1843। These 3 banks were merged into a single bank named Imperial Bank of India। तो ये जो 3 बैंक है इसको मार्च करके इन द ईयर 1921 नाम दिया गया इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया। एक्सक्यूज मी, ठीक है। तो यहां पे देखो अर्ली फेज के अंदर जितना भी इंपॉर्टेंट बैंक्स है वो लेके तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, और यहाँ पे ऐसा नहीं कि ये छोड़ के और कोई बैंक नहीं था, बैंक तो बहुत सारा था, मगर दे आर द स्टेबल बैंक जो आज के दिन में भी प्रेजेंट है ना। बट हमने क्या देखा कि यहाँ पे बैंकिंग सिस्टम जो है एकदम अच्छा नहीं चल रहा था, स्टेबल नहीं था, ठीक है। बैंक का एक्सपेंशन पॉलिसी हैम्पर था, लोगों का ट्रस्ट नहीं था इन सेक्टर के ऊपर, बैंक आता था कोलैप्स कर जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रिटिश लोगों ने एक कमीशन बनाया कि ताकि जाके इंडिया के अंदर ये बैंकिंग सेक्टर को डेवलप किया जाए, ठीक है। तो इन लोगों के लिए यहाँ पे मतलब ये जो बैंक्स को स्टेबल करने के लिए यहाँ पे ब्रिटिश लोगों ने एक कमीशन बनाया था जिसका नाम है हिल्टन यंग कमीशन। तो यहाँ पे हिल्टन यंग कमीशन ने इन द ईयर 1934 फर्स्ट ऑफ ऑल एक एक्ट लाया, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, और इस एक्ट के द्वारा आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1935। मतलब देखो यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है बहुत दिन बाद आ रहा है इन द ईयर 1935, और यहाँ पे बैंक है 1770 से, ठीक है। तो यहाँ पे इसके पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले एज सच कोई बॉडी नहीं था। तो बेसिकली यहाँ पे हिल्टन यंग कमीशन का सजेशन यही था कि इंडिया के अंदर एक स्टैट्यूटरी बॉडी, एक एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन लाया जाए जो बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट कर पाए, उनके लिए पॉलिसी गाइडलाइन ला पाए, ताकि आगे जाके इंडिया के अंदर ये बैंकिंग सिस्टम जो है वो स्टेबल बने। फंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशन, RBI was established in the year 1935 on 1st April 1935 under Reserve Bank of India Act 1934। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आपका आ सकता है कि RBI कौन सा साल में एस्टैब्लिश हुआ इंडिया में, in which year RBI was established। तो आंसर होगा in the year 1935। कौन सा एक्ट के द्वारा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। तो एक्ट आया था इन द ईयर 1934, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश हुआ ऑन 1 अप्रैल 1935। तो उसके बाद अगर देखा जाए मेजर इवेंट इन द अर्ली फेज, दैट इज इन द ईयर 1947 इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस। तो इंडिया को आजादी मिला इन द ईयर 1947, ठीक है। तो 1947 इंडिया को तो आजादी मिल गया था, मगर आफ्टर इंडिपेंडेंस अगर देखा जाए इंडियन इकोनॉमिक कंडीशन एकदम अच्छा नहीं था, ठीक है, क्योंकि ये ब्रिटिश लोगों ने पूरा खोखला करके गया था इंडिया इकोनॉमी को, इंडियन रिसोर्सेज को यूज करते हुए ब्रिटेन के वेल्थ को बढ़ाता गया, ठीक है, और इंडियन इकोनॉमी जो है वो खत्म करता गया, ठीक है। ब्रिटिश लोग तो अब चले गए 1947 के बाद। तो उसके बाद अगर देखा जाए इंडियन यहाँ पे जो इकोनॉमिक कंडीशन दैट वाज नॉट एट ऑल गुड, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट अगर मेजर इवेंट अगर देखा जाए इन द ईयर 1949 यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक एक्ट लाया, दैट इज बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ठीक है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। और इस एक्ट के द्वारा आरबीआई के पावर को और भी स्ट्रेंथन किया गया। आफ्टर दिस एक्ट आरबीआई कैन प्रोवाइड अ बैंक लाइसेंस टू एनी अदर एंटिटी, ठीक है, और आगे जाके इस एक्ट के द्वारा बैंक मतलब आरबीआई जो अदर बैंकिंग डायरेक्ट एक्शन भी ले सकते हैं, ठीक है। और इन द ईयर 1949 आरबीआई वाज नेशनलाइज्ड,
तो एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत बार एसएससी में भी पूछा गया है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्जाम में भी पूछा गया है कि आरबीआई वाज नेशनलाइज्ड इन व्हिच ईयर। तो एस्टैब्लिश हुआ था इन द ईयर 1935 एज अ प्राइवेट एंटिटी, बट इट वाज नेशनलाइज्ड इन द ईयर 1949, मतलब गवर्नमेंट ने आरबीआई का शेयर्स जो है ये ले लिया, ठीक है, और यहां पे आरबीआई को एक गवर्नमेंट एंटिटी बनाया गया, ठीक है। तो आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ इन द ईयर 1949, और इसी एक्ट के साथ हमारा देखो एक नया फेज स्टार्ट हो रहा है, दैट इज मिड फेज, स्टार्टिंग फ्रॉम 1949 टू 1991. Move to the next phase, then that is a mid phase starting from 1949 to 1991. ये जो 1949 to 1991 ये जो टाइम फ्रेम है बैंकिंग हिस्ट्री के अंदर, यहाँ पे बोला जाता है मिड फेज और बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म फेज, क्योंकि इस टाइम फ्रेम के अंदर बैंकिंग सेक्टर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स किया गया था। जैसे कि हमने देखा 1949 यहाँ पे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया, उसके बाद आरबीआई वाज नेशनलाइज्ड। नेक्स्ट अगर मेजर इंपॉर्टेंट इवेंट अगर देखा जाए, मेजर रिफॉर्म अगर देखा जाए, इन द ईयर 1955 गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक एक्ट लाया, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, और अंडर दिस एक्ट यहाँ पे 1921 में जो बैंक बनाया गया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, तीन बैंक को मार्च करके जो प्रेसिडेंसी बैंक बोला जाता था, जैसे कि बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास, इन तीन बैंक को मार्च करके बैंक ऑफ इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था। बाद में 1955 में अंडर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट इसको स्टेट बैंक बनाया गया। तो आज के दिन में जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो इन द ईयर 1921 एज अ इंपीरियल बैंक एस्टैब्लिश हुआ था, और ये जो इंपीरियल बैंक है बेसिकली तीन सेपरेट बैंक था, दैट इज बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास, ठीक है। तो यहाँ पे 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है एस्टैब्लिश हुआ और उसका नेशनलाइजेशन भी हो गया, मतलब गवर्नमेंट ने इसका मेजर शेयर होल्डर बना। अब यहाँ पे एसबीआई को लाने के पीछे क्या रीजन है, ठीक है, या इसका नेशनलाइजेशन क्यों किया गवर्नमेंट ने? देखो 1955 में जब एसबीआई को लाया गया इसके पीछे कुछ रीजन था, तो इस चीज को लेके यहाँ पे अब डिस्कस करते हैं कि मैंने पहले भी बोला कि आफ्टर इंडिपेंडेंस यहाँ पे इंडियन इकोनॉमिक कंडीशन एकदम अच्छा नहीं था, ठीक है। तो एक इकोनॉमी का स्टेटस, एक इकोनॉमिक कंडीशन या एक इकोनॉमिक ग्रोथ को देखने के लिए हम एक इंडेक्स के ऊपर फोकस करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है? इट इज अ मार्केट प्राइस और वैल्यू of all the final goods and services produced in a domestic territory of a country in a specific time period, that is called GDP। मतलब एक specific time period के अंदर within a country जो भी कुछ final goods and service बन रहे हैं उसका मार्केट प्राइस, ठीक है। और इससे क्या है कि हम एक इकोनॉमिक कंडीशन, एक इकोनॉमिक ग्रोथ को देखते हैं, एक इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ रेट को देखते हैं, ठीक है। अब देखो इंडिया जो है दैट इज अ एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री, तो यहाँ पे आफ्टर इंडिपेंडेंस इकोनॉमिक कंडीशन तो एकदम खराब था, तो पॉलिसी मेकर्स ने देखा कि हमारे इकोनॉमी को क्या है कि आगे लेके जाना है, इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ दिलाना है, और इंडिया जो है ये एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, तो बाय इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हम यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी को यहाँ पे वो ग्रोथ दिला सकते हैं, तभी जाके ना मेरा यहाँ पे क्या है कि जीडीपी बढ़ेगा। तो अगर यहाँ पे जीडीपी के अंदर अगर हम इंक्रीज चाहते हैं, हम इकोनॉमी के अंदर अगर ग्रोथ चाहते हैं, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन तभी इंक्रीज हो पाएगा जब एग्रीकल्चर सेक्टर में पैसा जाएगा, और पैसा किसके थ्रू जाएगा इकोनॉमी में? इन बैंक के थ्रू। मगर हमने देखा अर्ली फेज के अंदर बैंक्स आर लार्जली लोकलाइज्ड, मतलब कुछ पर्टिकुलर रीजन में उनका प्रेजेंस था, ज्यादातर अर्बन एरिया, तो रूरल रिमोट रीजन में बैंक ब्रांच प्रेजेंट नहीं था। तो यहाँ पे आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ने दो चीज के ऊपर फोकस किया था, ठीक है। अगर आप देखते हो प्लानिंग कमीशन जो स्टार्ट हुआ 1951 से, तो प्लानिंग कमीशन जो है यहाँ पे फर्स्ट 5 ईयर प्लान, प्लानिंग कमीशन का फर्स्ट 5 ईयर प्लान किस में था? एग्रीकल्चरल ग्रोथ या एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के ऊपर, ठीक है। तो देखो 1955 में यहाँ पे एसबीआई को लाया गया था दो चीज के ऊपर फोकस करके, यहाँ पे गवर्नमेंट ने दो चीज के ऊपर फोकस किया था, वन इज फिनेंशियल इंक्लूजन और सेकेंड वन जो है वो है एग्रीकल्चरल ग्रोथ, मतलब एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ाना, एग्रीकल्चरल ग्रोथ दिलाना और फिनेंशियल इंक्लूजन को अचीव करना, ठीक है। तो एग्रीकल्चरल ग्रोथ के लिए क्या है? रूरल रीजन में ब्रांच होना चाहिए, बैंक को पहुंचाना चाहिए, और यहाँ पे जितना भी बैंक था अर्ली फेज के अंदर सब प्राइवेट बैंक था, ठीक है, प्राइवेट बैंक था, और यहाँ पे
प्राइवेट बैंक को अगर यहाँ पे गवर्नमेंट बोलेगा भी, ठीक है, प्राइवेट कॉमर्शियल बैंक को कि आप रूरल रीजन में यहाँ पे आप ब्रांचेस सेटअप करो, तो वो उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। उसका यहाँ पे जहाँ पे प्रॉफिट दिखेगा वहां पे ये लोग ब्रांच सेटअप करने में लगे हुए रहते हैं, इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का काम है ओवरऑल डेवलपमेंट, ग्रोथ दिलाना। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, फर्स्ट यहाँ पे एसबीआई को लाया और इसके चलते मतलब एसबीआई के थ्रू गवर्नमेंट ने चाहा कि हम यहाँ पे इंडिया के अंदर एग्रीकल्चरल ग्रोथ दिलाएंगे और फिनेंशियल इंक्लूजन को अचीव करेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज फिनेंशियल इंक्लूजन। आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि फिनेंशियल इंक्लूजन क्या है। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टर्म है बैंक एग्जाम के लिए, बैंकिंग सेक्टर के अंदर। फिनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है टू प्रोवाइड बेसिक बैंकिंग एट अ अफोर्डेबल कॉस्ट और अफोर्डेबल प्राइस, ठीक है, मतलब सबको बैंकिंग सेक्टर के अंदर में लाना, सबका बैंक अकाउंट हो। तो इसके लिए देखो आफ्टर इंडिपेंडेंस से लेकर अभी भी इसके ऊपर काम होता है। जैसे हम लोगों ने सुना ना प्रधानमंत्री जनधन योजना, तो ये जो प्रधानमंत्री जनधन योजना किस पर्पस था, फिनेंशियल इंक्लूजन को अचीव करने के लिए। प्रधानमंत्री जनधन योजना के द्वारा क्या किया गया, सबका जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन किया गया, जिसको बैंकिंग के टर्म में नो फ्रिल अकाउंट भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे फिनेंशियल इंक्लूजन, इसके ऊपर आज भी काम हो रहा है और यहाँ पे आफ्टर इंडिपेंडेंस से लेके अभी भी इसके ऊपर काम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फिनेंशियल इंक्लूजन मतलब सबको बैंकिंग सेक्टर के अंदर में लाना, सबको बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना। अब इसका क्या फायदा जाएगा इकोनॉमी के अंदर, देखो सबका अगर बैंक अकाउंट हो तो इसका एक फायदा होता है। देखो मानो कि आपके पास पैसा है मगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है, आपके पास मानो कि 10 लाख रुपीस है, तो ये पैसा का इकोनॉमी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, ठीक है। अगर आपका यहाँ पे बैंक अकाउंट रहता तो ये पैसा आप बैंक में रखते और बैंक उस पैसा को क्या करता, किसी को लेंडिंग पर्पस देता, एज अ लोन देता। मानो कि एक बिजनेसमैन है जिसको यहाँ पे क्या है, कैपिटल चाहिए उसके बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, या फिर मानो कि एक किसान है जिसको यहाँ पे एग्रीकल्चर, उसके पास लैंड है, इक्विपमेंट है, मगर खेती करने के लिए क्या है, सीड फर्टिलाइजर खरीदने के लिए पैसा नहीं है, तो वो बैंक में जाता है ना लोन के लिए। और बैंक में हम लोग पैसा जमा करते हैं और बैंक इन पैसा को क्या है, इनको लोन में देते हैं। तो आगे जाके यहाँ पे आपका मानो कि यहाँ पे बैंक अकाउंट नहीं है तो आप ये पैसा अपने घर में रख रहे हो, तो इकोनॉमी में इसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं, ना तो आपका पैसा बढ़ रहा है ना तो इकोनॉमी के अंदर इसका कोई यूजेस है। तो अगर आपका बैंक अकाउंट रहता तो आप ये पैसा बैंक अकाउंट में रखते और बैंक यहाँ पे इन पैसा को क्या है, एज अ लोन प्रोवाइड करता। तो यहाँ पे फार्मर्स को पैसा मिल रहा है, यहाँ पे जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर है इनको पैसा मिल रहा है। तो पैसा मिल रहा है तो यहाँ पे फार्मर्स खेती कर रहा है तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो रहा है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो रहा है। जो यहाँ पे बिजनेसमैन है, जो यहाँ पे बिजनेस एंटरप्रेन्योर है, यहाँ पे अपने फैक्ट्री के अंदर उसका प्रोडक्शन हो रहा है। तो प्रोडक्शन हो रहा है तो मेरा जीडीपी बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो मेरा जीडीपी के अंदर ग्रोथ देखने को मिलेगा और आगे जाके ये लोग भी कमाएगा और आगे जाके बैंक में इंटरेस्ट प्रिंसिपल भी भेज देगा, लोन का इंटरेस्ट प्रिंसिपल भी चुकाएगा और आपको भी उनमें से क्या है, आपको भी एक इंटरेस्ट मिलेगा आपके डिपॉजिट के ऊपर। तो आपका पैसा भी बढ़ रहा है और मेरे इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन बढ़ रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव अ बैंक अकाउंट, ठीक है। तो इसके ऊपर अभी भी काम हो रहा है। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस से ये गवर्नमेंट ने यहाँ पे ये इस चीज के ऊपर फोकस किया था, यहाँ पे दैट इज फिनेंशियल इंक्लूजन। तो इसी के रिगार्डिंग यहाँ पे सबसे पहले एसबीआई को लाया गया, क्योंकि अगर यहाँ पे इसका नेशनलाइजेशन हो गया तो देखो यहाँ पे ये कॉमर्शियल बैंक होते हैं, तो कॉमर्शियल बैंक के अंदर होते हैं सीईओ एंड एमडी। और ये सीईओ एमडी कैसे चुना जाता है, बाय वोटिंग। और वोट कौन करते हैं, जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं। हु आर द बोर्ड मेंबर्स, जो बैंक का शेयर होल्डर होते हैं। तो यहाँ पे कॉमर्शियल बैंक के अंदर ये जो वोटिंग पावर होते हैं, तो ये क्या होता है, बेस्ड ऑन देयर शेयर होल्डिंग। तो गवर्नमेंट यहाँ पे मेजर शेयर होल्डर, तो बोर्ड मेंबर के अंदर गवर्नमेंट का यहाँ पे वोटिंग राइट भी ज्यादा है। तो हो सके यहाँ पे जो बैंक है उसके सीईओ एमडी पद में क्या है, गवर्नमेंट का ही आदमी बैठे और गवर्नमेंट अपने हिसाब से अपना जो गोल्स है उसको अचीव कर पाए और रूरल पेनिट्रेशन बढ़ा पाए, रूरल ब्रांचेस सेटअप कर पाए। तो ये तो कुछ मेन रीजन था एसबीआई को लाने के लिए, इसके नेशनलाइजेशन के पीछे। उसी के साथ साथ अगर देखा जाए आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट का जितना भी अकाउंटेंट रिलेटेड चीज जो है कौन देखता था, यहाँ पे एसबीआई देखता था, ठीक है। गवर्नमेंट के अकाउंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का सैलरी अकाउंट से लेके हर चीज जो है यहाँ पे एसबीआई मेंटेन करता था। जितना भी यहाँ पे गवर्नमेंट के साथ इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांजैक्शन सब कुछ कौन देखता था, यहाँ पे एसबीआई देखता था। तो इस पर्पस इन द ईयर 1955 एसबीआई को लाया गया था। नेक्स्ट अगर देखा जाए मिड फेज के अंदर इंपॉर्टेंट इवेंट इन द ईयर 1959 एसबीआई के अंडर में और भी 8 बैंक को जुड़ा गया।
ठीक है, और भी 8 बैंक को जोड़ा गया जिसको यहाँ पे बोला जाता है एसोसिएट्स बैंक, एसबीआई एसोसिएट्स बैंक। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एक एक्ट लाया गया था, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1950, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, एसोसिएट्स बैंक एक्ट 1959। और इस एक्ट के द्वारा एसबीआई के अंदर 8 बैंक को जोड़ा गया, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावैंकोर। तो ऐसे ही करके टोटल 8 बैंक को एसबीआई के अंदर जोड़ा गया, ठीक है। तो जिसको यहाँ पे बोला जाता है एसबीआई एसोसिएट्स बैंक, ठीक है। तो ये जो बैंक है ना, इनको पहले बोला जाता था प्रिंसली स्टेट ओन बैंक। प्रिंसली स्टेट ओन बैंक क्यों? देखो, आफ्टर इंडिपेंडेंस अगर इंडियन पॉलिटिकल सिनेरियो अगर देखा जाए तो कुछ स्टेट ऐसा था जो यहाँ पे इंडिपेंडेंट स्टेट का क्लेम कर रहा था। बाद में जब देखो इंडिया में एक मेजर पर्सनालिटी है जो इन स्टेट को इंडिया के साथ जोड़ा, ठीक है। इंडिया के साथ अगर यहाँ पे जो स्टेट है वो अगर नहीं जोड़ता तो आज जो मैप दिखता है ना इंडिया का, ऐसा मैप नहीं दिखता, पूरा बिखरा हुआ दिखता है ये कंट्री, ठीक है। तो एक मेजर पर्सनालिटी है जिसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने ये मेजर इनिशिएटिव लिया उन स्टेट को इंडिया के साथ जोड़ने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे हैदराबाद ले लो, मैसूर ले लो, बीकानेर जयपुर ले लो, ठीक है। तो ये लोग आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंट स्टेट का क्लेम कर रहा था, इंडिया के साथ जोड़ना नहीं चाहता था। तो बाद में जब इंडिया के साथ जोड़ा, उन स्टेट के अंदर जो इंपॉर्टेंट बैंक्स है उसको इस एक्ट के द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसोसिएट्स बैंक एक्ट 1959 के द्वारा क्या है कि इंडिया के मतलब एसबीआई के साथ जो है जोड़ा गया। और यहाँ पे इन बैंक्स को बोला जाता है एसबीआई एसोसिएट्स बैंक, ठीक है। तो क्या क्या है ये बैंक? जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर एंड स्टेट बैंक ऑफ ट्रावैंकोर, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ, एसबीआई ने इन बैंक का यहाँ पे मेजर शेयर होल्डर बना और एसबीआई का मेजर शेयर होल्डर किसके पास है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन आपको पूछा गया कि एट प्रेजेंट एसबीआई का कितना एसोसिएट्स बैंक है और मानो कि ऑप्शन आपको दिया गया मानो कि 7, 8, 3, 0, 1, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा 0। एक भी यहाँ पे एसबीआई का एसोसिएट्स बैंक नहीं है, सब बैंक जो है एसबीआई के साथ मार्ज हो गया है। तो ये जो मार्जर एक्विजिशन है ना, प्रेजेंट डे से इंपॉर्टेंट चीज है जो कि इसके ऊपर बेस करके एग्जाम में क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि मार्जर एंड एक्विजिशन ये बहुत ही करंट टॉपिक है। आपको पता रहना चाहिए कि रिसेंटली यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विजया बैंक एंड देना बैंक का मार्ज हो गया। तो मार्जर एक्विजिशन के ऊपर बेस करके एक क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखा जाए ये जो एसोसिएट्स बैंक एट प्रेजेंट, तो यहाँ पे एक भी एसोसिएट्स बैंक प्रेजेंट नहीं है। तो सबसे पहले देखो इन द ईयर 1963 स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एट जयपुर जो है ये मार्ज हुआ था, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एट जयपुर मार्ज हुआ था इन द ईयर 1963। और आगे जाके एसबीआई के साथ अगर तो देखो 8 में से यहाँ पे 7 एसोसिएट्स बैंक हो गया, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर एंड स्टेट बैंक ऑफ ट्रावैंकोर, ठीक है। तो उसके बाद अगर देखा जाए इन द ईयर 2008 स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र जो है इंडिया के साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मार्ज हुआ। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं या पूछ सकते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र वाज मार्ज्ड विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन व्हिच ईयर? तो यहां पे आंसर क्या होगा? इन द ईयर 2008। नेक्स्ट अगर देखा जाए इन द ईयर 2010 स्टेट बैंक ऑफ इंदौर जो है एसबीआई के साथ मार्ज हो गया। और रेस्ट ऑफ द 5 एसोसिएट्स बैंक एंड भारतीय महिला बैंक बोल के एक बैंक है, बैंक था जो कि यहाँ पे एसबीआई के साथ मार्ज हुआ इन द ईयर 2017 मार्च 2017 जो है यहाँ पे रिमेनिंग जितना भी एसोसिएट्स बैंक है ये एसबीआई के साथ मार्ज हो गया। और एट प्रेजेंट एक भी एसोसिएट बैंक प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर इंपॉर्टेंट इवेंट देखा जाए मिड फेज के अंदर, दैट इज इन द ईयर 1969 यहाँ पे 14 बैंक को यहाँ पे नेशनलाइज किया गया, ठीक है। तो उस वक्त यहाँ पे गवर्नमेंट था इंदिरा गांधी गवर्नमेंट और उन्होंने यहाँ पे एक मेजर इनिशिएटिव लिया था रिगार्डिंग द बैंक नेशनलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 14 बैंक को यहाँ पे नेशनलाइज किया गया, मतलब गवर्नमेंट ने उन बैंक का यहाँ पे मेजर शेयर होल्डर बना, ठीक है। तो एग्जाम में यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों से मेरा ये क्वेश्चन है, आप कॉमेंट बॉक्स पे कॉमेंट कीजिएगा कि एट प्रेजेंट एक कॉमर्शियल बैंक के लाइसेंस के लिए मिनिमम कितना कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है। तो क्वेश्चन आप लिख सकते हैं कि ऐसे करके लिखिए कि
व्हाट इज द मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट टू गेट अ लाइसेंस ऑफ अ कॉमर्शियल बैंक। अगर इंडिया के अंदर अगर देखा जाए तो रिसेंट जो न्यूली कॉमर्शियल बैंक जो है जैसे बंधन बैंक, आईडीएफसी बैंक, ठीक है, तो एक कॉमर्शियल बैंक के लाइसेंस के लिए मिनिमम कितना करोड़ का कैपिटल रिक्वायरमेंट होते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हिस्ट्री में फोकस करते हैं। तो 1969 यहाँ पे फर्स्ट नेशनलाइजेशन बैंक का, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि व्हाट वाज द मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट एट द टाइम ऑफ नेशनलाइजेशन इन द ईयर 1969, और मानो कि ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन ए 100 करोड़, ऑप्शन बी 50 करोड़, ऑप्शन सी 75 करोड़, ऑप्शन डी दे दिया 200 करोड़, ऑप्शन ई दे दिया नन ऑफ दिस। तो क्या होगा इसका आंसर? तो सही जो आंसर है दैट इज 50 करोड़। तो इन द ईयर 1969 जब बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था तो उसमें एक क्राइटेरिया ऐसा था, देखो बैंक्स तो बहुत सारा था मगर उसमें से 14 मेजर बैंक को चुना गया बेस्ड ऑन देयर कैपिटल। तो यहां पे बोला गया था कि अगर आपके पास 50 करोड़ का कैपिटल है तभी जाके उन बैंक का यहां पे गवर्नमेंट ने नेशनलाइजेशन किया। तो एट द टाइम ऑफ नेशनलाइजेशन इन द ईयर 1969 मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट जो था बैंक्स के लिए वो था 50 करोड़ का। नेक्स्ट अगर देखा जाए नेशनलाइजेशन सेकेंड फेज में दैट इज इन द ईयर 1980, और उस बात मतलब उस वक्त यहाँ पे इन द ईयर 1980 6 मेजर बैंक को यहाँ पे नेशनलाइज किया गया, ठीक है। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट वाज द मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट एट द टाइम ऑफ नेशनलाइजेशन इन द ईयर 1980 और सेकेंड फेज, ठीक है। तो सेकेंड फेज में जब बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था इन द ईयर 1980 टोटल 6 बैंक का, ठीक है, तो यहां पे कितने का मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट था? तो इस बार आंसर होगा 200 करोड़, ठीक है। तो 200 करोड़ वाज द मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट एट द टाइम ऑफ नेशनलाइजेशन इन सेकेंड फेज इन द ईयर 1980, ठीक है। तो क्लियर हुआ ये चीज। तो ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में बन सकते हैं। अगर यहाँ पे रिसेंट अगर देखा जाए इंडिया के अंदर 2015 में 2 नया टाइप के बैंक को इंट्रोड्यूस किया गया, वन इज पेमेंट बैंक, अनदर इज स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो हमने तो यहाँ पे देख लिया कि हिस्ट्री बेस्ड कि 1969 में और 1980 में जब बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था उस वक्त यहाँ पे मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या था। तो 2015 में इंडिया में 2 नया टाइप के बैंक लाया गया, दैट इज स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड पेमेंट बैंक। बोथ द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस 2 बैंक्स वर अडॉप्टेड, वन इज फ्रॉम अमेरिका, अनदर इज फ्रॉम केनिया। एक कमिटी बनाया गया था, नचिकेत मोड कमिटी, जिन्होंने इन बैंक के बारे में यहाँ पे सजेशन दिया आरबीआई को, और आगे जाके आरबीआई ने इन बैंक को इंडिया के अंदर लाया, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा आप पूछ सकते हैं आपको कि व्हाट इज द मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट टू गेट अ लाइसेंस ऑफ अ पेमेंट बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो इसका आंसर क्या होगा? मानो क्या ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन ए 100 करोड़, ऑप्शन बी 200 करोड़, ऑप्शन सी 300 करोड़, ऑप्शन डी 500 करोड़, ऑप्शन ई 1000 करोड़। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा 100 करोड़, ठीक है। और एक क्वेश्चन आप लोगों से हमने यहाँ पे पूछा है, जो कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है कि what is the minimum capital requirement to get a license of a commercial bank at present। तो at present एक commercial bank के लाइसेंस के लिए मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है? तो हमने यहाँ पे देख लिया मिड फेज के अंदर एसबीआई आया, उसके बाद उसका एसोसिएट्स बैंक आया, देन 1969 में यहाँ पे फर्स्ट फेज में बैंकों का नेशनलाइजेशन, उसके बाद 1980 में सेकेंड फेज में बैंकों का नेशनलाइजेशन। इन द मीन टाइम ये जो 1969 एंड 1980 इसके बीच 1975 में यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस लाया, एक ऑर्डिनेंस के थ्रू यहाँ पे रीजनल रूरल बैंक को सेटअप किया गया, ठीक है, जिसका बेसिक पर्पस था कि रूरल सेक्टर को यहाँ पे रूरल सेक्टर के अंदर बैंकिंग सर्विस को प्रोवाइड करना, ठीक है, यहाँ पे एग्रीकल्चरल ग्रोथ दिलाना और आगे जाके यहाँ पे फिनेंशियल इंक्लूजन को अचीव करना, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपको पूछ सकते हैं कि विच इज द फर्स्ट आरआरबी एस्टैब्लिश इन इंडिया। तो उसका आंसर होगा प्रथमा बैंक, ठीक है। प्रथमा बैंक इज द फर्स्ट आरआरबी एस्टैब्लिश इन इंडिया, ठीक है। तो 1975 में ऑर्डिनेंस के थ्रू लाया गया था और इन द ईयर 1976 में एक्ट लाया गया, दैट इज रीजनल रूरल बैंक एक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो बैंक है आरआरबी जो एस्टैब्लिश हुआ इंडिया के अंदर, दैट इज प्रथमा बैंक। और आरआरबी के अंदर अगर फोकस किया जाए तो एक आरआरबी में अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो 50% होता है स्टेट गवर्नमेंट का शेयर होल्डिंग, 50% होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर होल्डिंग, यहाँ पे 15% होता है स्टेट गवर्नमेंट का शेयर होल्डिंग, एंड यहाँ पे 35% होते हैं स्पॉन्सर्ड बैंक का शेयर होल्डिंग। तो यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ये जो प्रथमा बैंक है इसका स्पॉन्सर्ड बैंक कौन था, ठीक है। तो दैट इज
सिंडिकेट बैंक, ठीक है। सिंडिकेट बैंक जो है इसका स्पॉन्सर बैंक था, जो यहाँ पे प्रथमा बैंक का 35% शेयर होल्ड किया था, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक यहाँ पे जो आरआरबीज है, हर एक आरआरबी के बैकएंड में एक होते हैं स्पॉन्सर बैंक, जो उस बैंक का 35% शेयर जो है होल्ड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मिड फेज में क्या क्या देखा कि 1949 टू 1991 इस टाइम के अंदर यहाँ पे एसबीआई आया, उसका एसोसिएट्स बैंक का नेशनलाइजेशन एंड रीजनल रूरल बैंक्स आया। तो नेक्स्ट हम फोकस करेंगे दैट इज न्यू फेज स्टार्टिंग फ्रॉम 1991 से लेके 1991 से लेके टिल डेट, मतलब एट प्रेजेंट, तब तक 1991 से लेके यहाँ पे एट प्रेजेंट टाइम जो भी कुछ यहाँ पे रिफॉर्म्स हुआ है उनको हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे यहाँ पे न्यू फेज के अंदर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये सारे चीज लेके डिस्कस करेंगे और जो जो क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकते हैं ये लेके भी एक डिस्कशन रखेंगे कि क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया और क्या क्या क्वेश्चन आगे जाके पूछ सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ फॉर रेगुलर यहाँ पे जनरल अवेयरनेस अपडेट। और सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ जनरल अवेयरनेस का क्लास आएगा, एसबीआई पीओ क्लार्क के ऊपर बेस करके हर एक सब्जेक्ट जैसे कि मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, इनके ऊपर भी क्या है कि वीडियोस आने वाले हैं। तो आंखें बना कर रखिए हमारे चैनल दैट इज एविजन इंस्टीट्यूट। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब टू आवर चैनल दैट इज एविजन इंस्टीट्यूट। थैंक यू।